कंप्यूटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है और आज हम आपको एनसीईआरटी सेकंड यानी 12th की जो एनसीईआरटी है उसका 8वां चैप्टर, इसका नाम है 8वां चैप्टर है और जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर हम आज आप लोगों को डिस्कस करेंगे और आपको लगातार कंटिन्यू आपको वीडियो इसका मिलता रहेगा चैप्टर वाइज ऐसे ही, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए, ताकि आपको पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए। क्योंकि आपके जो नीट एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। और चैप्टर की यदि वेटेज की बात करें कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का मतलब क्या वेटेज है इस केवल पर्टिकुलर इस यूनिट की नहीं, केवल इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो जहाँ तक हमारा मानना है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम कम से कम आना ही चाहिए नीट एग्जाम में, और वो 2021 के लिए हम बातचीत करें। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं क्या दिया है इसमें, और आपको एक एक चीज में डिस्कस करते हैं। देखिए, हेल्थ के बारे में दिया हेल्थ। तो सबसे पहले हेल्थ का मतलब आप लोग जानते ही कि हम लोग नॉर्मल भाषा में किसी से मिलते जुलते हैं तब भी पूछते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो इसका मतलब पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। अब हेल्थ की वास्तव में डेफिनेशन क्या है, रियल में हेल्थ किसको बोला जाता है, तो उसकी हम लोगों को बातचीत इस चैप्टर से स्टार्ट लिखा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस सर्टेन, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमर्स, क्या बोला, ह्यूमर्स इंपॉर्टेंट है, इस नाते इस पर हम स्टार बना दे रहे हैं। ह्यूमर्स कहा गया कि पहले, बहुत पहले समय से हेल्थ के लिए, हेल्थ के विषय में, हेल्थ को समझाने के लिए यह बात मानी जाती रही है कि बॉडी और माइंड के बीच बैलेंस बनाने का काम हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमर नाम का कुछ सिक्रीट होता है जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड के बीच बैलेंस बनाने का काम। अब ह्यूमर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। ह्यूमर बॉडी के में जो इंटरनल, या यूं कह ले जो बॉडी में कुछ तरल पदार्थ सिक्रीट होता है, जो तरल पदार्थ बनता है या लिक्विड ये कह ले, उसको हम लोग ह्यूमर कहते हैं। और ये पहले से माना जाता रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा उसी का माना जाएगा जो दिमाग और शरीर के बीच, देखिएगा लिखा, health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors, यानी जिसके दिमाग और शरीर के बीच में संतुलन बना रहेगा उसी को हम लोग मानेंगे, उसी की हेल्थ अच्छी। तो बात आती है ह्यूमर क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ सिक्रीशन होता है, यानी कुछ तरल पदार्थ सिक्रेट होता है जो इस बैलेंस को बनाने का काम करता है। अब जैसे एक दो एग्जांपल ही अगर ह्यूमर का ले लें तो हम कहेंगे कि ब्लड को मान सकते हैं, ब्लैक बाइल को मान सकते हैं, येलो बाइल को मान सकते हैं। ऐसा हमारी बॉडी में इन सारी चीजों का सिक्रेशन होता है, और कहा गया ये लोग हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं, उसी को हम लोग बेटा ह्यूमर बोलते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है लिखा, दिस वाज अर्ली ग्रीक लाइक, अब ये आपको ध्यान रखना, लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज, यानी दो बातें हैं यहाँ पर, एक हिप्पोक्रेट्स की बात की गई है और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की बात करें ऑफ मेडिसिन असर्टेड, यानी इस बात को कि
हमारे माइंड और हमारे बॉडी के बीच बैलेंस बनाने का काम ह्यूमर करता है, लाइक ब्लड, लाइक ब्लैक बाइल, लाइक येलो बाइल, जो तरल पदार्थ है ये बनाने का हमारे बॉडी और हमारे माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम ये करता है। तो इस बात को हिप्पोक्रेट्स ने भी बेटा और हमारे यहाँ का आयुर्वेदिक सिस्टम यानी आयुर्वेद सिस्टम भी इस बात को मान्यता देता था कि ऐसा कुछ होता है। इट वाज थॉट, लिखा है ना आगे देखिए, लिखा इट इट वाज थॉट दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल belonged to belong to hard personality hard personality and would have fever। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यह बात मानी जाती थी कि जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन होगा उसको हार्ट पर्सनालिटी का दर्जा दिया जाता था और ये माना जाता था कि उसकी बॉडी में फीवर रहता है। ये पहले की बात है। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। बेटा ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से स्टार्ट में प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट की बात करें। कहा गया कि ये बात, कौन सी बात आपको ध्यान देना है कि जो ये कहा जाता था कि हम लोग हेल्थ उसको मानते हैं कि जो बॉडी और माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम करता है उसको हम लोग ह्यूमर कहते हैं, और वही हमारी ह्यूमर ही हमारी बॉडी और माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। और ये बात ग्रीक के हिप्पोक्रेट्स यानी जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, उन्होंने और इंडियन यानी हमारे यहाँ के भारत के आयुर्वेदिक सिस्टम ने भी इस बात को मान्यता दिया था कि ऐसा कुछ होता है। अब कहा गया था कि उसी समय ये बात कही गई थी कि जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज्यादा होगा उसको हार्ट पर्सनालिटी माना जाएगा, या इवन यूं कह ले कि उसको माना जाएगा कि फीवर। अब ये जो आइडिया आया था हेल्थ के रिस्पेक्ट में, ये टोटल रिफ्लेक्टिव थॉट था। कैसा थॉट था? रिफ्लेक्टिव थॉट। कि जो पहले हेल्थ की डेफिनेशन दी जाती थी, ये रिफ्लेक्टिव थॉट था। मैं बार बार किसी चीज को बोल रहा हूँ बेटा, उसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्टिव थॉट था कि यह हमारे सोच पर, जैसे दो चीजें होती हैं कि हमें किसी के बारे में जानकारी हो और वो ज्ञात हो, हमें पहले से पता हो, उसका एक हमें सोर्स पता हो और उसके आधार पर हम किसी बात को बोले। एक बात तो ये होती है, एक बात ये होती है कि हमारे अंतःकरण यानी किसी भी व्यक्ति के मन में उसके अंदर से कोई थॉट आता हो और उसको लगता हो ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा, और जिस जब अगर ऐसा होता होगा तभी उसकी हेल्थ अच्छी रहती होगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थॉट। यानी जिसका बहुत परफेक्ट कोई रीजन या जिसका बहुत परफेक्ट कोई लॉजिक ना दिया जा सके, बस हमारे मन में ये बात आई हमारे अपने विवेक पर, हमारे पर्सन अपने सोच पर कि ऐसा शायद कुछ होता होगा, इस नाते वही हमारे बॉडी और माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम करता होगा। जैसे ह्यूमर को माना गया, इसका कोई सोर्स नहीं था, इसके लिए कोई मतलब रिसर्च नहीं किया गया था, बस ये दिमाग में आप बात आई थी और इसको हम लोग मानने लगे। इस तरीके की कोई भी बात जो हम हमारे मन में, हमारे दिमाग में सोचते हैं कि नहीं ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव थॉट बोलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और वो कौन किया? बाई विलियम हार्वे। यहां पर भी हम इंपॉर्टेंट निशान बना दे रहे हैं, विलियम हार्वे। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, तो आप कहेंगे विलियम हार्वे ने। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट किया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड and demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the disproved the good humor hypothesis of health। जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया और
टेम्परेचर मेजर करने की एक डिवाइस है बेटा, जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान करना है कि थर्मोमीटर के बारे में बताया, तब उन्होंने इस बात को डिस्प्रूव कर दिया कि जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा ब्लैक बाइल सिक्रीट होगा, यूं ये कह लें जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल सिक्रीट होगा, वह हार्ट पर्सनैलिटी माना जाएगा, या यूं कहा जाएगा उसके पास फीवर है, ये बात। या यूं कह लें कि ह्यूमर को उन्होंने डिस्प्रूव किया कि ह्यूमर के नाते, या ह्यूमर हमारे बॉडी और हमारे माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम नहीं करता है। उन्होंने इस बात को डिस्प्रूव किया। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बार एक बार फिर से इस बात को बता देता हूँ। हेल्थ के लिए पहले समय से, बहुत पहले से बात होती रही है कि हमारे शरीर और हमारे दिमाग के बीच संतुलन अगर मेंटेन रहे तो हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं या हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। और ये माना जाता था कि हमारे बॉडी में कुछ सिक्रीट होता है, कुछ तरल पदार्थ सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग ह्यूमर कहते हैं। वो हमारे बॉडी और माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। इस बात को ग्रीक के हिप्पोक्रेट्स ने, जो फादर ऑफ मेडिसिन, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने भी मान्यता दिया और कहा कि जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज्यादा होगा, उसको फीवर होगा, वो हार्ट पर्सनालिटी में कंसिडर किया जाए। ये जो आइडिया आया था दिमाग में, ह्यूमर की बात, ब्लैक बाइल की बात, इस बात को टोटल रिफ्लेक्टिव थॉट माना गया था। यानी ये नहीं माना गया कि कोई लॉजिकल बात है, ऐसा नहीं माना गया था, या कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऐसा सोचा गया था, ऐसा नहीं था। बस एक ही पर्सनल विचार था, और उसको वो विचार आगे बढ़ता चला गया और लोग उसको मान्यता देने लगे। उसी को रिफ्लेक्टिव थॉट कहा जाता है। जिसको एक्सपेरिमेंट करके ना कोई काम किया जाए, बल्कि विचारधारा उठे और उसको लोग मानना शुरू कर दें और उसी बात को आगे बढ़ा दिया जाए, इसको रिफ्लेक्टिव थॉट कहा जाता है। तो ब्लैक बाइल की बात, ह्यूमर की बात रिफ्लेक्टिव थॉट थी। जब विलियम हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करने की बात की, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस, तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया कि हमारे बॉडी और हमारे माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम ह्यूमर करता है। इस बात को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। इन लेटर ईयर, बाद के समय, बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस, यहां से थोड़ा सा आप यूं कह लें कि हम 2 स्टार बना दे रहे हैं यहां पर। यहां से हमको बात थोड़ा और समझना है। हम एक बार थोड़ा फिर से बैठते हैं। इन लेटर ईयर, द बायोलॉजी stated that mind influence, हमारा जो दिमाग प्रभावित होता है, जो हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, थ्रू न्यूरल सिस्टम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे, और ये न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। और आवर इम्यून सिस्टम, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। कहा गया, जब ह्यूमर की हाइपोथेसिस को, ब्लैक बाइल की बात को डिस्प्रूव किया, तब ये बात आया कि हमारे बॉडी और हमारे माइंड के बीच शायद संतुलन बनाने का काम न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करता है। हमारे न्यूरल सिस्टम से और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है, और हमारा माइंड कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वही हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। और हमारा इम्यून सिस्टम जितना बेहतर रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा मेंटेन रहेगा, उतना ही अच्छा हमारा हेल्थ होगा। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेटस या मेंटल स्टेट कैन अफेक्टेड आवर हेल्थ। कहा गया है हमारा
जो माइंड और हमारा जो मेंटल स्टेटस यानी दिमागी कंडीशन है, वो हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालती है। ऑफ कोर्स लिखा है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, और ये आपके नीट के लिए पूछा जा सकता है, यानी यहां से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ज्यादा अच्छे से देखिएगा, ये आपको पढ़ना है। लिखा हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब बताया गया है जो हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है वो किन बातों का पड़ता है, तो आपको देखना है। पहला लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब लिखा है डिफिशियंसी with which a child is born, and deficiencies, defect which the child inherited from कहां से parent from birth। कहा गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होना, और जेनेटिक डिसऑर्डर होना कहा बच्चों में डिसऑर्डर होना, और कैसे होना, कोई डिफिशियंसी पेरेंट में रही हो और वो कमी बच्चों में चली गई हो, इसके तहत किसी की हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है, किसी की बॉडी अफेक्टेड हो सकती है, एक ये बात कहा गया। और दूसरा इन्फेक्शन, यानी अगर किसी का किसी भी कोई भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है, उसके नाते आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। और तीसरा लाइफ स्टाइल, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, कैसा हम फूड लेते हैं, देखिए लिखा है फूड, कैसा हम वाटर लेते हैं, इन सब बातों पर, हम कैसा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब तमाम सारी बातें, हमारी हैबिट कैसी है, ये सब वी हैव और लैक एक्सेट्रा, ये तमाम सारी बातें हमारे पास किस प्रकार की हैबिट है, किस प्रकार का हमारी आदत है, यानी हम कैसा फूड लेते हैं, कैसा हम खाना खाते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरी बात से सहमत रहो, आज नहीं पुराने समय से इस बात को कही गई है, खान पान यानी हमारा कैसा खान पान है, हम किस प्रकार का फूड लेते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, हम कितने पॉजिटिव हैं, इन सब का हमारे हेल्थ पर असर पड़ता है। जब ये बात कह दी गई कि हमारा हमारा हेल्थ तभी अच्छा होगा जब हमारे दिमाग और हमारे बॉडी के बीच संतुलन मेंटेन, ये अलग की बात है कि हमारे दिमाग और हमारे शरीर माइंड और हमारे बॉडी के बीच संतुलन मेंटेन करने की बात कौन मेंटेन करता है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की। जैसा कि आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें कहा गया ह्यूमर, ह्यूमर यानी कुछ तरल पदार्थ सिक्रीट होते हैं, जैसे ब्लड की बात किया, जैसे ब्लैक बाइल की बात किया, जैसे कहा गया कि जो है येलो बाइल की बात करें, ये सब ह्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारी बॉडी और माइंड के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं। कहा गया जिसके पास जितना ज्यादा ब्लैक बाइल होगा, हार्ट पर्सनैलिटी में कंसीडर किया जाएगा, उसको फीवर माना जाएगा। विलियम हार्वे साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, तब उन्होंने इस बात को समझाया। थर्मोमीटर जब डिवाइस आई टेम्परेचर मेजर करने की, तब उन्होंने इस बात को डिस्प्रूव किया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। और फिर कहा गया, बाद में इस बात को समझा गया, जाना गया, तो कहा गया हमारे दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बनाने का काम हमारा न्यूरल सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यानी कहा गया हमारा, अगर हम आपसे कहें, आप ये देखें तो आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाता हूं आपको। कहा गया कि अगर आपसे पूछा जाए हेल्थ किन बातों से अफेक्टेड हो सकती है, तो कहा गया भैया जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, उससे, इन्फेक्शन से, और लाइफ स्टाइल से भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। किसी का स्वास्थ्य किस प्रकार का है, आप सुनते हो, लोग कहते हैं अरे भाई तुम तो खूब पहलवान लग रहे हो, अरे भाई क्यों नहीं, तुम्हारे पापा ही पहलवान थे। तो जेनेटिक जीन का असर पड़ता है। अब मान लो वो जीन अच्छा है, तो अच्छा वो दिखाई पड़ता है हेल्थ पर असर, और अगर मान लो कोई कमी रही है और वो बाई चांस आप में अपीयर हो गई, तो उसका असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। इन्फेक्शन कोई बॉडी पर हो जाए, उसका भी आपकी बॉडी पर असर पड़ता है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसका भी आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इसकी बात, यानी
अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेल्थ की बात पूछा जाए, हेल्थ अफेक्टेड बाय, तो आप बताओगे जेनेटिक डिसऑर्डर, आप बताओगे इन्फेक्शन, आप बताओगे लाइफ स्टाइल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हेल्थ, कहा गया है द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। कहा गया है जो टर्म हेल्थ है इसको सभी लोग बहुत आसानी से इस बात को कह देते हैं, हेल्थ टर्म का यूज करते हैं, और भाई आपकी हेल्थ कैसी है, और आप कैसे हो, और हेल्थ ठीक है ना। उनका कहने का मतलब, वेरी फ्रिक्वेंटली कहने का मतलब ये है, आप जब किसी से मिलते हो या फोन से बात करते हो, ठीक है तो ना, और आपकी हेल्थ ठीक है ना, यानी आपका स्वास्थ्य ठीक है ना। तो ये जो बात करते हो, कहा गया इसको लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब होता क्या है, हाउ डू वी डिफाइन इट, इसको कैसे समझा जाए। यानी हम लोग तो एक कॉमन भाषा में समझ लेते हैं कि हेल्थ पूछा तो बता देना है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं हुई है तो हम बता देंगे कि हम ठीक हैं। लेकिन क्या कोई बीमारी ना होना ही हेल्थ की डिफिनेशन है? इसको आपको समझना पड़ेगा। कहा गया है हेल्थ हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स, अब ये देखिए क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी क्या हेल्थ का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो आप ये कह दोगे कि आपका हेल्थ अच्छा है? ऐसा नहीं है। या बीमारी नहीं है, या आप फिजिकली फिटनेस की बात, क्या अगर आपसे कोई पूछता है आपकी हेल्थ कैसी है, तो आप उसको जवाब ये दोगे, आपको लगता जो है, एक कॉमन जो परसेप्शन है, ये लगता है कि अगर कोई बीमारी नहीं तो कह देंगे हेल्थ ठीक है। फिजिकली हम फिट हैं, दुरुस्त दिखाई पड़ रहे हैं बाहर से, तो हम कह देंगे हम फिट हैं। क्या हेल्थ की डेफिनेशन ये है? ऐसा नहीं है। तो इस बार लिखे लिखा है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। केवल आपकी बॉडी में या आपको कोई बीमारी नहीं है, या आप फिजिकली फिट हैं, सारे फिजिकली फिट का मतलब शारीरिक रूप से आप फिट हैं, तो आप ये कह देंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी है। ऐसा साइंस में नहीं माना जाता है। हम लोग अपनी समझ के लिए ऐसी बातें तो यूज कर देते हैं, लेकिन अगर आपके नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हेल्थ की डिफिनेशन क्या है, और ऑप्शन बनाया जाए कि क्या एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब गुड हेल्थ कहा जाएगा, कहोगे नहीं। क्या फिजिकल फिटनेस मतलब गुड हेल्थ कहा जाएगा, कहोगे नहीं। या हेल्थ कहा जाएगा, कहोगे नहीं। क्या फिर कैसे? इट कुड बी डिफाइंड, अब यहां से आपको डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, हम कॉमा के बाद एरो अपना हटा लेते हैं, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफिनेशन ये बताई गई है कि कंप्लीट फिजिकल, यानी पूरी तरीके से आप शारीरिक रूप से, मेंटल दिमागी रूप से, और सोशल वेलबींग होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से पूरी तरीके से फिट हो, आप दिमागी रूप से ठीक हो, और आपको सोशल वेल बीइंग भी होना पड़ेगा, तब कहा जाएगा कि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक है, या वो हेल्थ की एक अच्छे हेल्थ की डिफिनेशन मानी जाएगी। लेकिन केवल ये कह देना सिंपली मींस कि आपको कोई डिजीज नहीं है, तो आप कह दोगे गुड हेल्थ, नो, ये आंसर गलत है। फिजिकल फिटनेस, आंसर गलत है। हेल्थ को कहने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। आप कहेंगे सर हर जगह इंपॉर्टेंट निशान बना देते हैं, यहाँ नहीं बना रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हेल्थ की डिफिनेशन है। फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होना पड़ेगा, तब आपको माना जाएगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, या आपकी हेल्थ ठीक है। सामाजिक रूप से सोशल वेलबींग का मतलब कई बार लोग जल्दी में बता के निकल जाते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आपका फिजिकल सही है, आपका मेंटल सही है, तो सोशल वेलबींग तो आप वैसे ही हो जाओगे। सामाजिक रूप से आप ठीक हो, समाज के बारे में अच्छा सोचने वाले हो, तो आपकी हेल्थ माना जाएगा कि अच्छा है। आप सोचो, अपने आप दिमाग में सोचो कि अगर कोई दिमागी रूप से सही है, शारीरिक रूप से सही है, तो समाज के बारे में कैसे अच्छा किया जा सकता है?
अपने लिए कैसे अच्छा किया जा सकता है, दूसरों के लिए कैसे अच्छा किया जा सकता है, और वही तो हमारा समाज होता है। जब हम अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, यानी जो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं, उनके बारे में कैसे अपने आप से उनको हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जब ये बात हम सोचते हैं, तभी तो हम सोशल वेलबींग कहलाते हैं। तो ध्यान देना है, डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हेल्थ की डिफिनेशन है, और यही आपको लगाना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, अगर नीट में पूछा जाता है हेल्थ का मतलब क्या है, तो क्या आप ये बता सकते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज? नहीं माना जाएगा। फिजिकल फिटनेस केवल इंक्लूड किया जाएगा? नहीं माना जाएगा। यानी आपको कहना पड़ेगा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये तीनों बात अगर है, तब आप कहोगे कि हेल्थ की ये डिफिनेशन सही है, और इसी को हेल्थ की डिफिनेशन माना जाता है। अब देखिए, व्हेन पीपल आर हेल्दी, यानी अगर लोग स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य होना, कोई भी स्वस्थ होगा, तो दे आर मोर इफिशिएंट, वो एट वर्क, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर ले जाएगा। और जब कोई अपना काम अच्छे से कर ले जाएगा, लिखा है दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी अगर कोई, किसी का हेल्थ हेल्दी है, कोई स्वस्थ स्वास्थ्य वाला है, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करेगा, मोर इफिशिएंट। और अगर वो काम अच्छे ढंग से करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। यानी जो काम करने की उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, जो काम करने की क्षमता होगी, जब वो अच्छी होगी, तो जो काम कर रहा होगा उसमें बेहतर रिजल्ट दे पा रहा होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब तो यही है। और अगर वो बेहतर रिजल्ट दे पा रहा होगा, तो निश्चित तौर से वो आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जैसे अगर हम अपनी ही बात कर लें, कि अगर हम ये कहें कि हमारी सोच सही है, यानी हम दिमागी रूप से ठीक है, हम शारीरिक रूप से ठीक हैं, और जब हम दिमागी और शारीरिक दोनों रूप से सही होंगे, तो हम निश्चित तौर पर अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, यानी सोशल वेलबींग होंगे। और जब हम अच्छा करने के बारे में सोचेंगे और अच्छा हम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। आप पढ़ रहे हो, आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, आप बीमार नहीं पड़ते हो, तो तैयारी को अच्छे से कर ले जाओगे, और आप डॉक्टर बन जाओगे। तो किस लिए बन रहे हो? समाज की सेवा करने के लिए। और जब आप शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से फिट रहोगे, तो आप डॉक्टर बन जाओगे, तो सोशल वेलबींग भी हो जाओगे, तो बताओ आपको आर्थिक समन्नता आएगी, आर्थिक संपन्नता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसकी बात की गई बेटा। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हेल्थ की डिफिनेशन क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और जितना ज्यादा लोग हेल्दी होंगे, वो उतना ही ज्यादा इफिशियंट होंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब वो उतना ही अच्छा काम करेंगे, उतना अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, और उतना ही ज्यादा वो आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। तो सारी चीजें अच्छी होंगी, खुशहाल जीवन होगा। हेल्थ आल्सो इंक्रीजेस लॉन्गिविटी। अब ये ध्यान देना, ऑफ पीपुल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। इंपॉर्टेंट बात, अगर हेल्थ ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है, तो सोशल अपने आप ठीक हो जाता है। यानी सोशल वेलबींग तो होना है। ये तीनों को मिलाकर के हेल्थ की डिफिनेशन बोली जाती है। कहा गया है, इससे हमारा स्वास्थ्य जब अच्छा रहता है, तो हमारा जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जो छोटे बच्चे हैं, या जो मैटरनल, यानी जो हमारा मातृत्व शक्ति है, उनकी मोर्टेलिटी भी क्या होगी? कम होगी। अरे भाई, स्वास्थ्य अगर उनका अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पर डेथ रेट भी कम होगी, और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो उसकी भी डेथ रेट कम होगी। इसकी बात हम लोग, फिर क्या लिखा, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। आप देखिए, बहुत सारी बातें आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हेल्थ अफेक्टेड बाय, तो आपको बताना होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि पेरेंट में कोई डिफिशियंसी रही हो, वो बच्चों में जाए और अपीयर हो। इन्फेक्शन का मतलब किसी भी प्रकार से आपकी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो जाए। और तीसरा लाइफ स्टाइल, आपका खान पान कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है, ये आपके हेल्थ के ऊपर असर डालती है। ये अफेक्टेड
हेल्थ अफेक्टेड बाई, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है 3 बातों से। कौन-कौन सी 3 बातें? वो आप एनसीईआरटी में देखिए, आप एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे और बेटा लेकर के बैठिए, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कराएंगे। तो लिखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, आपने ये जाना। फिर आपने जाना कि गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, यानी अगर ये मान ही लिया जाए कि आपकी हेल्थ अच्छी है, गुड हेल्थ है आपके पास, तो उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे? भाई देखो, दो चीजें होती हैं कि कहीं पर पहुंचने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी होती है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा अनुशासित रहना पड़ता है। यानी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, सोशली सब ठीक हो, तो इसको कैसे मेंटेन रख सकते हो, ये कैसे लगातार इसको बनाए रख सकते हो, इसकी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। उसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेना होगा। बैलेंस डाइट का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को प्रोटीन की है, जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को जो है कार्बोहाइड्रेट की है, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को फैट की है, जितना जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो उसी प्रकार से लिया जाए, उसी अमाउंट में लिया जाए। पर्सनल हाइजेनिक होना, यानी खुद से साफ सुथरे रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। और ये तो कहा जाता है कि अगर आप अपने, देखिए भाई, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी बातों को समझाने के लिए एनसीईआरटी से हट करके भी चलेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करने का मतलब आप अपने लिए 10-20 मिनट टाइम निकालिए, अपनी बॉडी के लिए निकालिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करिए, तो इससे आपकी जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी बनी रहेगी, मेंटेन बनी रहेगी। इसकी बात किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्थ की डिफिनेशन क्या है? आप बताओगे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। आपसे पूछा है कि गुड हेल्थ को मेंटेन कैसे रखोगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कहोगे बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीनिक और रेगुलर एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है। अब लिखा है योगा हैज बीन practiced since time immemorial to achieve physical and mental health। कहा गया है कि योगा बहुत समय से, अगर हम योगा की बात करें तो योगा के द्वारा अपने फिजिकल को, यानी अपने शरीर को, यानी शारीरिक रूप से, और अपने दिमाग को स्वस्थ किया जा सकता है योगा करके। और आप देखते ही होंगे तमाम तरीके के टीवी चैनलों पर, रामदेव बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा, तमाम तरीके के ऐसे शिविर लगते हैं जिसमें आपको योगा सिखाया जाता है। और ये लाइफ के लिए ये किताबी बात नहीं है केवल, एनसीईआरटी आपकी सबसे धांसू बुक मानी जाती है, सबसे बेहतर बुक मानी जा सकती है। तो योगा आपको अपने रूटीन में लाना चाहिए, जब से ला लो, लेकिन ला लो। अगर आप योगा करते हो तो कहा गया फिजिकली और मेंटली आप स्वस्थ रह सकते हो। और दो बातें ध्यान रखिएगा, अगर आप फिजिकल और मेंटल, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, तो निश्चित तौर पर आप सोशली भी अच्छे रहोगे और आपको कहा जाएगा कि आपका गुड हेल्थ, गुड हेल्थ में आप कंसीडर किए जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, यानी योगा करते रहना है। आगे, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, यानी आपको बीमारी के बारे में जानकारी होना चाहिए एंड उसके असर, इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट के बारे में। और क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडली फंक्शन, उसका आपको बीमारी के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है, बीमारी तो जानिए क्या असर पड़ता है उसके बारे में होना चाहिए, और वो आपको कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में जानिए। वैक्सीन के बारे में, यानी इम्यूनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज, जो कि कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज है जिसके लिए जो है वो वैक्सीन दिया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी जो तमाम तरीके के वेस्ट मटेरियल हमारे सराउंडिंग में होते हैं या हमारे घरों से निकलते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि उसका डिस्पोजल कैसे किया जा सकता है, ये यानी उसको डिकम्पोज कैसे किया जा सकता है, वेस्ट मटेरियल को कैसे उसको मिट्टी में तब्दील किया जा सकता है। ये सब मिलाकर कहने का मतलब वेस्ट मटेरियल का नामो निशान कैसे मिटाया जा सकता है, इसकी बात। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, बहुत 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 ध्यान देना, कंट्रोल ऑफ वेक्टर। कंट्रोल ऑफ वेक्टर का मतलब जो तमाम तरीके की बीमारी हैं और जो उनको फैलाने का काम करते हैं, उनको हम वेक्टर कहते हैं, जिनके थ्रू डिजीज फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, ऐसे उनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। उनका कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में।
एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड, स्वस्थ अच्छा फूड लेना चाहिए एंड अच्छा वाटर लेना चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। भैया ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा मेरे बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना होगा। लिखा गया है, अब हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, आप मुझे बताइए, पहला, ह्यूमर क्या होता है? तो आप कहोगे पहले के समय में ये कहा जाता था कि हमारी बॉडी में कुछ तरल पदार्थ का सिक्रीशन होता है जो हमारे दिमाग, हमारे माइंड और हमारी बॉडी के बीच संतुलन बनाने का काम करता है, उसको ह्यूमर कहते हैं। आप कहोगे सर आपने ह्यूमर तो कह दिया, मतलब हमने कहा जैसे ब्लड, जैसे बाइल, जैसे येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये सब, इन सब की बात की गई थी। कहा गया था कि ब्लैक बाइल जिसके पास होगा उसको फीवर हो गया। तो क्या हेल्थ के लिए इस बात को माना गया? तो कहा गया इस बात को नहीं माना गया। क्या हिप्पोक्रेट्स साहब इस बात को मानते थे, ह्यूमर की बात को? वो मानते थे, हमारा इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम मानता था उस बात को, लेकिन ये बात डिस्प्रूव हो चुका था जब विलियम हार्वे साहब ने, किसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया? तो आप बताओगे विलियम हार्वे साहब ने बताया, तब ये बात खत्म हो जाती है। फिर कहा गया अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा हेल्थ किन चीजों से अफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, तो कहोगे एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर से के थ्रू हमारा हेल्थ प्रभावित हो सकता है, इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकता है, और तीसरा लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो सकता है। लाइफ स्टाइल में मतलब फूड के लिए कैसा कैसा फूड ले रहे हो, कैसा वाटर ले रहे हो, कैसी आपकी हैबिट है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, क्या आप कैसा है, उसके बारे में कहा गया। फिर कहा गया कि हेल्थ वास्तव में है क्या? क्या सिंपल एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ बोला जाएगा? आपने कहा नहीं। केवल किसी के शरीर में बीमारी नहीं है तो क्या उसे स्वस्थ स्वास्थ्य बोला जा सकता है उसका? कहा जाएगा नहीं। क्या फिजिकल फिटनेस केवल आप शारीरिक रूप से बल्ले सल्ले बना के घूम रहे हो, टहल रहे हो, तो क्या वो फिट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। फिर किसको माना जाएगा? कहा गया फिजिकली, मेंटली अगर आप स्वस्थ हो तो आप सोशल वेलबींग भी होगे, यानी आपको कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये करेक्ट डेफिनेशन है हेल्थ। कहा गया जिसका हेल्थ जितना ज्यादा अच्छा होगा वो अपने काम को उतना ज्यादा अच्छा कर पाएगा और उसको उतनी ज्यादा काम की एफिशिएंसी को बढ़ा पाएगा, तो उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसकी और उतना ही उसको रिजल्ट मिलेगा और उतना ही ज्यादा वो एक आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा। हेल्थ अच्छा होने से बताया गया मैटरनल, जो छोटे बच्चे हैं उनकी इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, उनकी भी जो है डेथ रेट को कम किया जा सकता है और मदर की भी डेथ रेट को कम किया जा सकता है अगर हेल्थ अच्छा है। कहा गया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा जो क्वेश्चन है भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको आपको ध्यान रखना है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीनिक होना और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप गुड हेल्थ जो आपकी है उसको आप मेंटेन रख सकते हो। और जो तीसरा बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुड हेल्थ पाने के लिए, गुड हेल्थ अचीव करने के लिए आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? तो आपने कहा कि हमें डिजीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी बीमारी के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके असर के बारे में, उसका क्या असर होता है किसी बीमारी का, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसा वो हमारी बॉडी में अगर क्या असर डालेगा तो क्या किस प्रकार की हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में जानेंगे, वैक्सीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो किसी डिजीज के लिए दिया जाता है, किसी भी जो है अगेंस्ट इन्फेक्टियस, जो इन्फेक्शन काज करने वाले लोग हैं उनके लिए दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल है उनके डिस्पोजल के बारे में, कैसे उनको डिस्पोज किया जाए उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो तमाम तरीके की बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं जिनको वेक्टर कहते हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। पर्सनल हाइजीनिक होना चाहिए, अपना पर्सनल साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और पर्सनल साफ सफाई के साथ साथ साफ सुथरा फूड, साफ सुथरा वाटर लेना चाहिए। ये सब अगर है आपकी हैबिट में तो आप गुड हेल्थ को प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। गुड हेल्थ कैसे अचीव किया जाएगा उसका अलग आंसर होगा, गुड हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाएगा उसका अलग आंसर होगा, हेल्थ की डिफिनेशन क्या होगी उसका अलग आंसर होगा, और हमने आपको सब ये बता दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें ताकि चीजें आपको समझ में आए। अब हम लोग बातचीत करेंगे, लिखा है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, देखिएगा मैं बताता हूं, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर organs
or a system of the body is adversely affected, characterized by various sign and symptoms। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिम्टम्स क्या। हम इसको, हमारा तो हमारी इच्छा ये होती है कि घेरे में लिया जाए, कुछ शब्द कट जाएंगे, ध्यान रखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बात कहा गया जब हमारी बॉडी में हमारे जो आर्गन हैं, जो काम, जो तमाम तरीके के सिस्टम है हमारी बॉडी के, वो लीवर हो, किडनी हो, लंग्स हो, ये हो, उनका जो काम है, उस काम को जिस ढंग से उनको फंक्शन परफॉर्म करना है, वो उस ढंग से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कुछ साइन, कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ सिम्टम साइन या सिम्टम्स, कुछ लक्षण हमें नजर आते हैं। तो उसको वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी। तो उस सिम्टम्स को हम समझ करके, जान करके जान सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं, यानी हम, हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है, यानी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। वी हैव डिजीज, हमें कोई बीमारी है। कैसे? आपको पता है, जैसे हम छोटा थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपकी किडनी पर असर हो रहा है, तो आपको कई बार यूरिन पास करना पड़ेगा, कई बार आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है। उसी प्रकार से अगर आपका लीवर खराब है, तो उसमें भी तमाम तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो कहने का मतलब है, हमारी बॉडी में जो तमाम तरीके के आर्गन हैं, आर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे उनको फंक्शन परफॉर्म करना वैसा नहीं हो पा रहा है, तो कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसे आपका लंग्स खराब, मान लो लंग्स में किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन है, तो आपको कंजेशन होगा कि नहीं, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये सिम्टम्स ही तो है कि भाई हम अभी तक सही ढंग से सांस ले पा रहे थे, हमें ब्रीदिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और अभी हमें एकाएक ऐसा क्या हो गया जिसके नाते हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब क्या समझू, लगेगा ना कुछ लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ऐसे ही हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, वो अगर सही ढंग से काम नहीं कर, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन पर कुछ असर पड़ा है, और उसके नाते कुछ लक्षण हमें हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। उसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि लगता है हमें कोई बीमारी हो गई। लिखा है, डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। बेहद ध्यान देने वाली बात है, डिजीज को यानी बीमारी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक इन्फेक्टियस और दूसरा नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। लिखा है, डिजीज विच आर इजिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, यानी कोई भी बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक लोगों से दूसरे लोगों तक अगर वो आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, पहुंच जाती है, तो उसको हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। यानी अगर किसी को कोई बीमारी हुई है और वो एक लोगों से, जिसको हुई उससे किसी दूसरे में भी आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, इसको इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। लिखा, इन्फेक्टियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर। कहा गया है जो इन्फेक्टियस डिजीज है, इससे लगभग सभी लोग प्रभावित हो चुके होते हैं या हो जाते हैं, या लगभग सभी के जीवन में ऐसी घटना हुई होगी कि आपने देखा होगा कि किसी को कोई बीमारी हुई, उससे आपको हो जाए। जैसे एक सिंपल सी बात हम करते हैं, हालांकि हम उस जिस बीमारी का नाम ले रहे हैं, वो शायद बीमारी जो है वायरस के नाते होती है, या हम कह सकते हैं जो है, हाँ, वायरस के नाते होती है। तो जैसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड की बात, तो एक लोगों को हुआ है तो कहते हो यार दूसरों को, हमको भी फैल जाएगा। ऐसी बीमारी जो किसी को हुआ है तो कहोगे कि दूसरे को भी फैल गया उससे, उसको हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। यानी बीमारी को बेटा कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? दो ग्रुप। बोलो कौन कौन सा? एक इन्फेक्टियस डिजीज, दूसरा कौन सा बोलो बेटा? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इसको आपको ध्यान देना है। अब पूछा गया इन्फेक्टियस डिजीज किसे कहते हैं? कहा गया है इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज।
और कहा गया इससे लगभग सभी लोग प्रभावित हो चुके होते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। सम ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीज लाइक, यहाँ कुछ डिजीज बताई गई है, एड्स। अब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एड्स इन्फेक्टियस डिजीज की कैटेगरी में आता है या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज की कैटेगरी में आता है, तो कहोगे एड्स जो है वो इन्फेक्टियस डिजीज की कैटेगरी में आता है। यानी एड्स अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स किसका एग्जाम्पल, इन्फेक्टियस डिजीज का या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का, तो कहोगे इन्फेक्टियस डिजीज का एग्जाम्पल। अब दूसरा लिखा है एमंग नॉन इन्फेक्टियस, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज की बात करें तो कहा गया है कैंसर, किसकी बात किया गया बेटा, कैंसर की बात। इस पर भी स्टार बनाओ, इस पर भी स्टार बनाओ। कैंसर किस में आता है, तो कहा गया कैंसर नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में आता है, और बताया गया है इससे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और कहा गया ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, यानी जो लोग ड्रग लेने वाले लोग हैं, जो लोग नशा करने वाले लोग हैं, या जो लोग नशा करते हैं या नशा करने से हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एडवर्स का इफेक्ट का मतलब है खराब प्रभाव पड़ता है। अगर हम नशा लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, और आप देखिए बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीजें हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, तो इसको आपको ध्यान देना, अच्छे ढंग से ध्यान देना। अभी आपको बताना है, मैं एक बार फिर से मैं आपको ये शुरू से मैं बता देता हूँ, आपको क्या जानना है हेल्थ वाले, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में। ह्यूमर क्या होता है बेटा बोलो, तो आपको जानना है ह्यूमर क्या होता है। फिर आपको जानना है कि हिप्पोक्रेट्स कहाँ के थे, तो आपको बताना है ग्रीक के थे, फादर ऑफ मेडिसिन थे। और हिप्पोक्रेट्स ने और हम इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन ने ह्यूमर की हाइपोथेसिस को माना था, लेकिन ह्यूमर हाइपोथेसिस को जो है ये कहा गया था कि टोटल रिफ्लेक्टिव थॉट है। रिफ्लेक्टिव थॉट का मतलब है अंतर अंतर मन में कोई बात आई और उसको हमने कहा और वो बात धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, लोग उस पर बिलीव करने लगे, जिसका कोई जो है लॉजिकल वो ना हो, जिसका कोई रीजन ना हो, उसकी बात किया गया। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया। आपसे लगा थर्मोमीटर के आ जाने के बाद जो ये कहा जाता था कि ब्लैक बाइल जिसके पास में होगा उसको फीवर होगा, ये थ्योरी पूरी तरीके से डिस्प्रूव हो गई। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया। फिर कहा गया, बाद में ये बात बताया गया कि हमारे न्यूरल सिस्टम से, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा माइंड प्रभावित होता है, और हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अब कहा गया कि हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्टेड आवर हेल्थ, यानी सब मिला के कहा गया कि हमारा माइंड और हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है, हमारा दिमाग कैसा है, वो किस प्रकार से, कैसा हमारा दिमाग है, ये हमारे हेल्थ पर असर डालता है। आप अपने आप सोचो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप खुश रहते हो, आप अच्छा करने की कोशिश करते हो, अच्छा कर ले जाते हो, तो बताओ आपका दिमाग अच्छा खुश रहता है तो अच्छा नहीं करते हो, तो दिमाग कैसा है इसका बेटा असर पड़ता है। फिर कहा गया हेल्थ किन किन बातों से अफेक्टेड होती है, बताया गया जेनेटिक डिसऑर्डर, आप ये देख लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात किया, इन्फेक्शन की बात किया, लाइफस्टाइल, यानी हेल्थ किन बात से अफेक्टेड हो सकती है, तीन बातें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको बताया गया हेल्थ की डिफिनेशन क्या है, तो है बताया गया डिफाइंड एज डिफाइंड डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, और बताया गया मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हेल्दी हेल्दी पीपल है तो अपना काम अच्छे से करेगा, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आर्थिक संपन्नता भी आएगी। और अगर हेल्थ अच्छा है तो इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट का मतलब होता है, हम लिखने का प्रयास करते हैं हिंदी में, हमारा ये भाग रहा है, शिशु, यानी जो छोटा बच्चा है। शिशु मैटरन मतलब मातृत्व की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, कि डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है अगर हेल्थ अच्छी होती है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीनिक और रेगुलर एक्सरसाइज अगर है तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो, ये बात है। अगर आपको योगा भी करना चाहिए, और बहुत समय से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा को एक अच्छा वो माना गया है, तो आपको ध्यान देना होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आपको डिजीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका शरीर पर क्या, बॉडी पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, वैक्सीन के बारे में जानकारी होना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कैसे की उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जो लोग तमाम तरह डिजीज को फैलाने का काम करते हैं उनको आप
को उनके बारे में जानकारी होना चाहिए और फूड को खान-पान साफ-सुथरा होना चाहिए या हमारा जो फूड का रिसोर्सेज हो उसमें साफ-सफाई होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज साफ-सफाई होना चाहिए। इससे हम गुड हेल्थ पा सकते हैं। अगर इन सब बारे में हमें जानकारी है, तो हम गुड हेल्थ पा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब कहा गया कि अगर हमारे इस बॉडी में जो तमाम तरीके का ऑर्गन सिस्टम है, उसको जैसा काम करना चाहिए, अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्पटम हमारी बॉडी में कुछ लक्षण अपीयर होते हैं, कुछ सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। उसके बेसिस पर हम बातचीत करते हैं कि लगता है कि हमें कोई डिजीज़ हो गई, जैसे हमने बताया अगर लंग्स में कोई डिजीज़ है, तो आपको साँस लेने में तकलीफ होगी, तो आप जान जाते हो लंग्स में कोई डिजीज़ है। आप अगर यूरिन बार-बार पास कर रहे हो, तो आपको लगता है किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप जान जाते हो। कहा गया डिजीज़ कितने टाइप की हो सकती हैं, तो कहा गया 2 टाइप की, एक इन्फेक्टियस और एक कौन सी बोल बेटा? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। इन्फेक्टियस डिजीज़ किसे कहा गया? कहा गया अगर ईज़िली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो उसको इन्फेक्टियस डिजीज़ कहा गया। आपसे पूछा जाएगा एड्स के बारे में पूछा जाए, एड्स को इन्फेक्टियस डिजीज़ की कैटेगरी में रखोगे या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़? तो कहोगे एड्स किसमें आता है? इन्फेक्टियस डिजीज़ की कैटेगरी में आता है और एक बहुत ही बड़ी बीमारी कह लें और जो इस समय लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, कैंसर की बात किया गया है। आपसे पूछा है कैंसर को किसमें रखोगे? तो कहोगे कैंसर को नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में रखते हैं और कैंसर के नाते बहुत बड़े पैमाने पर डेथ हो रही है। ड्रग ड्रग नशा करना, अल्कोहल लेना, इससे भी हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू बेटा और मेरा लास्ट में इतना ही कहना है कि आप ये वीडियो पाने के बाद आप इसको लाइन टू लाइन देखिएगा, हम पढ़ाते चलेंगे लाइन टू लाइन। लेकिन बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उस कमी को दूर करें और हम आगे कर सकें। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, पूरी बायोलॉजी को, पूरी केमिस्ट्री को, पूरी फिज़िक्स को हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, जिससे आप बहुत बेहतर ढंग से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाओ और नीट 2021 में आप बेहतर रिज़ल्ट पा सको। हम ये चैप्टर क्लास में भी करा रहे हैं और साथ-साथ यहाँ पर भी, तो इसको आप देखते चलिएगा, ओके? और अगला लेक्चर आपको अगले वीडियो में देखने को मिला। थैंक यू बेटा, ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए, जितना खुशहाल रहेंगे, जितना मस्त रहेंगे, उतना अपने काम को अच्छे से कर पाएँगे। तो बेटा खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और अपने सराउंडिंग को भी खुश करने का प्रयास करिए। थैंक यू बेटा।